हेलो फ्रेंड्स। आज इसरो के तरफ से एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो इसरो का एक सेंटर है, बहुत ही बड़ा सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसे बोलते हैं, जिसे SDSCO बोला जाता है। तो ये कहाँ है? ये है श्रीहरिकोटा में, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ जो इसरो का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो आज ही आया है। तो जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो और टेक्निकल डिग्री किए हो, ITI से लेके डिप्लोमा हो के इंजीनियरिंग MSc MTech तक, इतने सारे जो वैकेंसी आए सबके लिए ये लागू है। तो क्या है, मैं शेयर करता हूँ एक एक करके। देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट का नाम दिया है उन्होंने, साइंटिस्ट इंजीनियर SC। ये बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है जिसका लेवल है लेवल 10, जिसका बेसिक पे मतलब स्टार्टिंग पे होता है। बेसिक पे, स्टार्टिंग पे नहीं, बेसिक पे, इसके ऊपर अलाउंस रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी होता है उसका पहले एक बेसिक पे होता है, उसके ऊपर बहुत सारा अलाउंस जोड़ता है, उसके उसके बाद उसका सैलरी आता है। तो ये 56,100 इसका बेसिक पे है, लेवल 10 का है। और इसका क्या है, इसका जो पोस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। पोस्ट है मशीन डिज़ाइन, जिसका वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए एक ही वैकेंसी है। और इसका जो पोस्टिंग होगा वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही होगा। और इसका जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए इनका, ये ME MTech MSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट। मतलब ये डिग्री अगर किसी ने किया है, ये सारे डिग्री में से कोई भी एक किया है, तो इस पोस्ट के लिए एक यूआर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें यूआर कैटेगरी का 3 वैकेंसी आया है, जिसमें से 2 वैकेंसी, दोनों का पोस्टिंग होगा श्रीहरिकोटा में, और एक का पोस्टिंग होगा देहरादून उत्तराखंड में, जिस जिस इसरो यूनिट का नाम है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ME MTech MSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट। ठीक है। थर्ड पोस्ट निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो पोस्ट एक्चुअली आइडेंटिफाइड फॉर PWD हियरिंग हैंडीकैप के लिए, ये पोस्ट था बैकलॉग के लिए। पहले जो जब वैकेंसी निकाला था उन्होंने, तो उस टाइम ये भरा नहीं गया था, सूटेबल कैंडिडेट नहीं था, उसलिए फिर से एक बैकलॉग वैकेंसी इन्होंने दिया है। तो अगर इस टाइप का कोई अगर एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इसको भर सकते हो। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एक्चुअली ये मास्टर डिग्री नहीं मांगा है इन्होंने, BE BTech BSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट मांगा है। और इसका पोस्टिंग होगा श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक साइंस और मेट्रोलॉजी। इसका जो पोस्ट है वो यूआर का पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। इसका भी पोस्टिंग होगा श्रीहरिकोटा में। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है उन्होंने, MSc इन एटमॉस्फेरिक साइंस और मेटियोरोलॉजी। तो ये डिग्री अगर जो एस्पिरेंट्स ने किया है और इसरो में काम करना चाहता है तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और ये पोस्ट यूआर के लिए है, ये रिजर्व्ड नहीं है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो यूआर के लिए एक पोस्ट है, जिसका पोस्टिंग होगा SDSC शार में ही, और जिनका क्वालिफ़िकेशन है MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री विद एग्रीगेटेड मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये अगर किसी ने अगर सेटिस्फाई करता है जिनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट और वैकेंसी है केमिकल इंजीनियरिंग। इस केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। इसमें टोटल यूआर कैटेगरी में ही 15 पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट का पोस्टिंग होगा, वैकेंसी का पोस्टिंग होगा श्रीहरिकोटा में, 3 होगा केरला तिरुवनंतपुरम में, जहाँ पे VSSC है, मतलब VSSC और एक बहुत बड़ा सेंटर है इसरो का। और एक है वालियामाला में, वो भी केरला में है। LPSC है, ठीक है, LPSC है, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, वो भी केरला में है। और एक है रसायनी महाराष्ट्र में। तो टोटल 15 वैकेंसी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिनका क्वालिफ़िकेशन मांगा है BE BTech और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो पोस्ट अलग है, ये टेक्निकल
असिस्टेंट जिनका लेवल होता है लेवल 7 और बेसिक पे स्टार्टिंग होता है 44,900, जिनका फर्स्ट पोस्ट जो है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 3 वैकेंसी है, एक यूआर के लिए, एक एससी और एक एसटी के लिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो अभी क्या है, बहुत सारे क्या होता है कि आईटीआई करते हैं फिर डिप्लोमा करते हैं। तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं और फर्स्ट क्लास जिनको मिला है डिस्टिंक्शन और केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में किया है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, ये है पीसीआर यूनिट रासायनिक। तो ये आइडेंटिफाइड एक ही पोस्ट है यूआर के लिए, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है और इसका जो पोस्टिंग होगा वो पीसीआर यूनिट रासायनिक में ही इनका पोस्टिंग होगा। इनका जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है उन्होंने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिमिलर। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी टेक्निकल असिस्टेंट उन्होंने वैकेंसी निकाला है और उसमें भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। 10 पोस्ट दिया है उन्होंने, 4 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 10 वैकेंसीज है और इसमें भी डिप्लोमा चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि वो पीसीआर यूनिट रसायन में ही उनका पोस्टिंग होगा और इसमें जो एक ही पोस्ट है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है सेम है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें 5 वैकेंसी दिखा रहा है उन्होंने, 2 यूआर, एक एससी, एक एसटी एंड एक ईडब्ल्यूएस, जिसमें से आउट ऑफ द अबव एक होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एलवी लोकोमोटिव जो है, तो उनके लिए एक वैकेंसी रिजर्व्ड रहेगा ये 5 में से। तो इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आइदर ये डिग्री नहीं तो ये डिग्री अगर किसी ने किए हो तो 2 पोस्ट के लिए, 2 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एक यूआर और एक एससी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, जिसका एक ही पोस्ट है और ये ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 2 पोस्ट है, एक यूआर एक एससी, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 2 पोस्ट है, एक यूआर एक एसटी, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये है पीसीआर यूनिट रासायनिक के लिए ही आइडेंटिफाइड है, एक ही पोस्ट है यूआर के लिए, इसके लिए भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट। ये साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट से अलग है। तो देख लीजिए, जो प्योर केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास बीएससी विद केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री ऑनर्स किए हो, तो लोगों को लगता है कि प्योर केमिस्ट्री ऑनर्स या बेसिक साइंस फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन लोगों के लिए और ये क्वालिफ़िकेशन वाला कैंडिडेट के लिए इसरो में जॉब नहीं होता है, लोगों को लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेसिक साइंस के लिए भी पोस्ट होता है, बीएससी जिन्होंने किया है उनके लिए, और उसको बोलते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट। तो जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री विद फर्स्ट क्लास पास किया है उनके लिए एक केमिस्ट्री वाला एक पोस्ट, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट वाला पोस्ट उन्होंने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस, जो फर्स्ट क्लास बीएससी विद कंप्यूटर साइंस फर्स्ट क्लास लेके पास किए हैं उनके लिए एक कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी है और ये एक वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है एससी के लिए। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी और विजुअल आर्ट्स सिनेमाटोग्राफी। तो इस तरीके का पोस्ट भी या फिर इस तरीके का कैरियर अपॉर्चुनिटी भी इसरो के अंदर देखा जाता है और वो पोस्ट है एक ही है और वो यूआर के लिए है। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और फोटोग्राफी में, नहीं तो विजुअल आर्ट्स सिनेमाटोग्राफी जिसे बोलते हैं
उसमें अगर किसी ने बैचलर डिग्री किया है और उनको फर्स्ट क्लास मिला है सर्टिफिकेट्स में, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट आते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट ए, इनका भी लेवल 7 होता है और इनका बेसिक पे होता है स्टार्टिंग 44,900 और इसमें एक ही वैकेंसी है और ये PWBD कैंडिडेट हियरिंग हैंडीकैप के लिए बैकलॉग वैकेंसी आइडेंटिफाइड है। और इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो ये अगर किसी को फिट करता है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये हियरिंग हैंडीकैप के लिए ही आइडेंटिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है रेडियोग्राफर ए और इसका जो लेवल है लेवल 4 है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 25,500। तो ये रेडियोग्राफर एक ही पोस्ट है जो हियरिंग हैंडीकैप के लिए बैकलॉग वैकेंसी आइडेंटिफाइड है और जिसका क्वालिफ़िकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स ड्यूरेशन। तो 2 ईयर्स ड्यूरेशन से कम अगर होगा तो नहीं चलेगा, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन वाला जो डिप्लोमा होता है उसमें अगर फर्स्ट क्लास किसी का रहेगा रेडियोग्राफी में और अगर वो हियरिंग हैंडीकैप है तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक ही पोस्ट है वैकेंसी। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्नीशियन बी लेवल 3 स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700। मैं 2-3 दिन पहले अभी जो चल रहा है PRL में भी एक टेक्नीशियन बी लेवल 3 का जो वैकेंसी आया था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था इन शॉर्ट। तो जैसे उसमें बोला था वही सेम पोस्ट इसमें भी है। केमिकल में 6 वैकेंसी है जिसमें 3 UR 2 OBC एंड 1 ST के लिए है। तो इसमें से फिर एक पोस्ट जो है वो PWBD हियरिंग हैंडीकैप के लिए जो UR कैटेगरी से लिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 10th प्लस होना चाहिए और उसके बाद ITI होना चाहिए। ठीक है, तो यही 2 क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जो टेक्नीशियन बी का जो पोस्ट है वो है केमिकल, दूसरा फिर एक ये भी केमिकल है और ये भी केमिकल है। इसमें क्या है, ये जो है ये PCR यूनिट रासायनिक के लिए है और ये जो है इसका जो जो पोस्टिंग होगा वो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन जो SDSC शार में ही होगा। तो ये जो पोस्ट है ये भी बहुत ही अच्छा वैकेंसी दिया है इन्होंने, 7 वैकेंसी, 5 UR के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए। इसका भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, इसमें 6 वैकेंसी है और 6 में से 2 UR 3 OBC एंड 1 ST। ये भी 10th प्लस होना चाहिए और ITI होना चाहिए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट दिया है जो कि PCR यूनिट रासायनिक के लिए आइडेंटिफाइड है, जिसमें 2 UR कैटेगरी का पोस्ट है और जिसका क्वालिफ़िकेशन है ITI। फिर फिटर का दिया है 19 पोस्ट। देखिए फिटर का बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है। जिन्होंने फिटर का डिग्री करके रखा है उनको ये ज़रूर फिल करना चाहिए और कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें 9 UR, 6 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए और 1 EWS के लिए, और इसमें भी हियरिंग हैंडीकैप एक पोस्ट आइडेंटिफाइड है और ये भी 10th प्लस ITI। नेक्स्ट है वही फिटर वाला पोस्ट है, ये भी PCR यूनिट रासायनिक के लिए 2 UR का पोस्ट है, ITI वाला बंदा चाहिए। फिर सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनका जो असिस्टेंट होता है वो भी टेक्नीशियन बी से ही लेते हैं। तो उसमें 4 वैकेंसी है, 1 UR, 1 OBC, 1 SC, 1 ST। ये भी ITI वाला बंदा चाहिए। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसे RNAC बोलते हैं, इसमें 5 वैकेंसी है, 2 UR, 2 OBC, 1 ST। ये भी ITI चाहिए। फिर क्या होता है कि पंप ऑपरेटर का मैकेनिक चाहिए एक, जो कि ST का बैकलॉग वैकेंसी है, ये भी ITI वाला बंदा चाहिए। नेक्स्ट है फ़ोटोग्राफी और डिजिटल फ़ोटोग्राफी, 1 ही UR का वैकेंसी है, ITI ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें बहुत ही अच्छा वैकेंसी देखिए
12 है, 6 यूआर, 3 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस आईटीआई ज़रूरी है। फिर बॉयलर अटेंडेंट जो कि पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए आइडेंटिफाइड है, 2 यूआर का पोस्ट है, उसमें भी 10th प्लस होना चाहिए। एनएससी इन बॉयलर अटेंडेंट रेट फ्रॉम एनसीवीटी विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर, तो ये जिनको है, जिनके पास, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर है डीजल इंजन मैकेनिक जिसमें एक वैकेंसी है जो कि यूआर पीडब्ल्यूबीडी हियरिंग हैंडीकैप के लिए आइडेंटिफाइड है, इसमें भी आईटीआई चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एक यूआर का वैकेंसी है, आईटीआई चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ड्राफ्ट्समैन बी, इसका भी लेवल 3 है और इसका स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700। अब ये मत सोचिए कि 21,700 इनका सैलरी है, नहीं, इसके साथ एचआरए मिलेगा, इसके साथ डीए मिलेगा, इसके साथ टीपीटी मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ से ऑफिस जाने का आपका जो खर्चा है वो मिलेगा, और उस टीपीटी के ऊपर फिर डीए मिलेगा, ये सब मिलता है। तो ये सब मिला के इससे डबल हो जाएगा सैलरी ओवरऑल देखोगे। तो इसमें क्या है, डॉट्समैन बी में सिविल का पोस्ट मांगा है एक, जो कि है ओबीसी के लिए, और इसमें भी आईटीआई चाहिए, लेकिन हैंडीकैप के लिए वैकेंसी रिजर्व्ड है, बैकलॉग वैकेंसी। फिर जो आता है, ये कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि इसरो के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कुक का भी वैकेंसी रहता है। मतलब क्या है, सरकारी कुक जो जिसे बोलते हैं उनका लेवल होता है, मतलब क्या है, जो कैंटीन होता है इसरो में, सब्सिडाइज्ड डिपार्टमेंटल कैंटीन फैसिलिटी रहता है, तो उस कैंटीन में जो खाना बनाते हैं तो वो कुक जो है वो भी प्रॉपर तरीके से वैकेंसी नोटिफिकेशन के तरीके से वो एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू, फिर उनका जो है स्किल टेस्ट, तो वो लिया जाता है। तो वैसे क्या है, कुक का वैकेंसी भी फिल होता है, और उनका जो लेवल है लेवल 2 है, स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900। इसमें 3 कुक का वैकेंसी आया है, 2 यूआर, 1 एससी। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, 10th प्लस होगा तो चलेगा, और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस वेल एस्टेब्लिश्ड होटल और कैंटीन में। तो ये अगर किसी ने 5 साल ऐसे जगह काम किए हैं, और वहाँ वेल एस्टेब्लिश का मतलब क्या है, वहाँ से सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका अगर 10th प्लस अगर आपका क्वालिफ़िकेशन है, तो ये 3 वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो। और मुझे लगता है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही, एक कुक के लिए इस क्वालिफ़िकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा, मतलब क्या है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने देखा हूँ बेंगलोर में 1992 में एक कुक ज्वाइन किया था, ठीक है। उस टाइम का जो सैलरी है आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ 1992 का। इस टाइम में एक कुक ने ज्वाइन किया था बेंगलोर में एक इसरो का सेंटर में, ठीक है। अब क्या है, वो जो है अभी रिटायर्ड है, ठीक है, 92 में ज्वाइन किया है, उनका अभी रिटायर्ड है। तो बेंगलोर में पूरा फैमिली लेके सेटल्ड है, उनका बेटा भी है अच्छे जॉब में, उनका जो है 2 मकान है, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो ऐसे लेवल 2 और 19,900 देख के ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अच्छे से रहते हैं और छोटा पोस्ट से भी अगर शुरू करते, बहुत हाई लेवल पे भी जा सकता है अपने लाइफ में। तो ठीक है, ये मैं कुछ दूसरा बात बता दिया। लेकिन अब देखिए कि और एक नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लेवल 2 का, फायरमैन ए का। इनका भी जो लेवल स्टार्टिंग बेसिक पे है 19,900 होता है, और इसमें 6 वैकेंसी है, 2 यूआर, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी एंड एक ईडब्ल्यूएस। इसका जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10th प्लस होना चाहिए, शुड सेटिस्फाइड द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड। तो फायरमैन ये जो नेचर इनका होता है वो फायरमैन का होता है, ऑब्वियस है, उनका जो फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड जैसे रहता है वैसा होना ज़रूरी है, और एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो आता है लाइट व्हीकल ड्राइवर, ये लोग कैब चलाते हैं, ठीक है, तो वो तो ये आसानी से ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए लेवल 2 का जॉब होता है, 19,900 स्टार्टिंग बेसिक पे होता है। उसके साथ साथ अब मान लीजिए यहाँ पे जो है बेसिक पे, अब मान लीजिए मोटा मोटा इसका क्या है 2 गुना कर दीजिएगा हमेशा, तो वो हो जाएगा सैलरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अभी जो है, जो बेसिक पे होता है, जिसका जितना बेसिक पे आप सुनोगे ना उसको 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, वही उनका सैलरी का सैलरी माना जाएगा। और सिर्फ उतना ही, उससे भी ज़्यादा होता है, फैसिलिटी और भी ज़्यादा होते हैं। जैसे इसरो के अंदर CHSS जो होता है वो मेडिकल फैसिलिटी होता है, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। इसमें क्या है पूरा कवर हो जाता है। जैसे लाखों रुपए भी या 2 लाख 4 लाख का ट्रीटमेंट भी होगा तो भी एक पैसा भी नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो भी 5 to 10 K लगेगा। अगर 1-2 लाख का अगर बिल बनेगा तो हॉस्पिटल में, बहुत ही अच्छा अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें ये फैसिलिटी मिलता है। तो अगर वो भी काउंट करोगे तो एक्चुअल सैलरी उससे भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये है लाइट व्हीकल ड्राइवर है, जिसको LVDA बोलते हैं। 3 वैकेंसी है, 2 UR और 1 SC के लिए। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, 10th प्लस होना चाहिए और 3 years एक्सपीरियंस एज लाइट व्हीकल ड्राइवर, तो ये होना चाहिए। और वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। तो ये था आंध्र प्रदेश के अंदर जो SDSC सारबा श्रीहरिकोटा में जो वैकेंसी है उसके बारे में। अब जो वैकेंसीज इन्होंने दिया है उसी के साथ ये वैकेंसी है इसरो प्रोपल्सल कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ IPRC महेंद्रगिरी, वो है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में इसका पोस्टिंग होगा। इसमें क्या पोस्ट है, इसमें नार्स B जो लेवल 7 का बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है इसरो के अंदर। 44,900, इसको अगर अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो कितना हो जाता है। ठीक है, नर्स बी के लिए एक ही वैकेंसी यूआर के लिए है। इसमें क्या है, इसमें फ़र्स्ट क्लास डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स। तो नर्सिंग कोर्स में अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, फर्स्ट क्लास मिला है उनको, तो ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है जो एक पोस्ट है एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको इन शॉर्ट एड्रिन बोलते हैं, IADRIN, जो है सिकंदराबाद तेलंगाना में। इसमें भी वैकेंसी आया है ड्राफ्ट्समैन B के लिए लेवल 3, 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे। ये सिविल के अंदर ही होता है, UR कैटेगरी का एक ही पोस्ट है जिसमें ITI ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिर टेक्नीशियन B लेवल 3 के लिए कंप्यूटर साइंस, एक ही OBC का वैकेंसी है। इसमें क्या है, टेक्नीशियन B है तो इसका मतलब समझ जाना इसमें ITI ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है। इसमें और क्या दिया है जो इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो थोड़ा सा। नेचर ऑफ जॉब दिया है, इंजीनियर SC के लिए क्या नेचर ऑफ जॉब दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा है। फिर इन्होंने यहाँ पे पे अलाउंस एंड एज रिलैक्सेशन दिया है। पे अलाउंस तो ठीक है, इंजीनियर SC के लिए पर मंथ 86,000 प्लस, उसके साथ साथ HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंस जो भी है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स वो मिलेगा, तो ऐसे दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट इंजीनियर SC का जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक ये इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होगा। कि पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए, पोस्ट कोड A और पोस्ट कोड B के लिए 18 to 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कोड 3 से लेके पोस्ट कोड 6 तक 18 to 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कोड 7 to 16 35 ईयर्स तक मौका है। 17 to 19 भी 35, 20 के लिए भी 35, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट A, ये तीनों पोस्ट के लिए 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B भी वही है। कुक, फायरमैन, कुक के लिए है 35 ईयर्स तक, लेकिन फायरमैन का जो है वो 25 साल तक ही 25 साल तक ही ये इसका एज लिमिट है, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा।
ठीक है, तो LVDA के लिए भी 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। नर्स भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। कैरियर प्रोग्रेशन तो बहुत ही अच्छा है इसमें। और क्या है देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो है पोस्ट कोड 1 to 20, पोस्ट कोड 1 to 20 मतलब ये 20 पोस्ट और उसके साथ साथ पोस्ट कोड नंबर 40, इन सारों पोस्ट के लिए जो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यूनिफॉर्मली 750, 750 रुपये यूनिफॉर्मली पे करना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, SC ST कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं है, सबको ये फ़ीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस पोस्ट के लिए। फिर आते हैं पोस्ट कोड 21 to 39 और उसके साथ 41 and 42 के लिए फ़ीस 500, ये भी यूनिफॉर्मली, किसी के लिए कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो ये है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवर्टीज़मेंट नंबर, ये सब फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना वाइल फिलिंग अप दी एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है ये सब फॉलो करना। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर SC के लिए जो है, इनके लिए कैटेगरी पार्ट ए एरिया डिसिप्लिन का होगा, उसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है अलग अलग, ये थोड़ा देख लीजिएगा। पास क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, कौन से पेपर में कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर सिक्योर करोगे तो क्वालिफाई करोगे तो वो भी दिया हुआ है। उसके साथ टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए, टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन बी, ये जो पोस्ट है उनके लिए पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है। उनके लिए 1.5 घंटे का रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। पास क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, 80 के अंदर 24 लाना पड़ेगा और रिज़र्व कैटेगरी में अगर और 100 के अंदर 40 लाना पड़ेगा स्किल टेस्ट में। अगर रिज़र्व कैटेगरी है, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 32 आउट ऑफ 80 एंड 50 आउट ऑफ 100, मतलब 50% स्किल टेस्ट में सिक्योर करना है, तभी जाके मेरिट पैनल में नाम आएगा। फिर क्या है, ये जो स्किल टेस्ट है ये प्योरली गो नो गो बेसिस, इसका मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, तो इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। फिर नर्स बी, रेडियोग्राफर ए एंड कुक स्किल इन पोस्ट के लिए भी दिया हुआ है। फायरमैन ए के लिए भी स्किल टेस्ट होता है, इंड्योरेंस टेस्ट होता है। फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी एग्ज़ाम होता है, 120 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश पूछा जाएगा और 10th स्टैंडर्ड का एरिथमेटिक मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है। ठीक है, पास क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्किल टेस्ट दिया है। और फिर आते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे। देखिए, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर SC का जो पोस्ट है, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये सिर्फ 5 सिटीज़ में ही होगा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, देहरादून एंड गुंटूर। गुंटूर जो है वो आंध्रा में है। तो इस 5 सिटीज़ में ही साइंटिस्ट इंजीनियर SC का रिटन टेस्ट एग्ज़ाम होगा। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये 5 जो सिटीज़ है इसमें से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर और साइंटिस्ट इंजीनियर SC को छोड़ के बाकी जितने सारे पोस्ट है, उतने सारे पोस्ट के लिए टोटल 19 सिटीज़ है या लोकेशन है जहां आप एग्ज़ाम दे सकते हो। गुंटूर से लेके कोलकाता तक हर जगह सेंटर है अवेलेबल, तो आप अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। इसमें बोला है क्वेरीज अगर कुछ है तो इसमें मेल कर सकते हो, लेकिन क्वेरीज अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल इन द एडवर्टीजमेंट एंड फ्रीवोलस क्वेरीज विल नॉट बी अप्लाइड रिप्लाइड टू। तो मतलब इतने जो लेंदी एडवर्टीज़मेंट उन्होंने दिया है उसमें जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर वही चीज़ दोबारा पूछोगे तो वो रिप्लाई नहीं करेगा इस मेल में। अगर इसके अलावा और कुछ अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसमें मेल कर सकते हो।
मुझे लगता है कि मल्टीपल चेकिंग के बाद ही ऐसा एडवर्टीज़मेंट पब्लिश होते हैं, तो एरर या फिर कुछ डाउट होने का चांसेस बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो मोस्टली ये करेक्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इस एडवर्टीज़मेंट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है क्लियरली, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नो ऑब्जेक्शन के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। अगर जो कैंडिडेट्स या ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दूसरे कहीं भी, तो अगर ये एग्ज़ाम अगर आप लिखना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रेजेंट जो एम्प्लॉयर है जहाँ आप नौकरी कर रहे हो वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा, और वो एनओसी रिटन टेस्ट के टाइम पे नहीं मांगते हैं। मोस्टली रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद जब स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होते हैं, उसके पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उस टाइम लिया जाता है ये एनओसी। ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर देन यू हैव टू प्रोवाइड एनओसी, प्रॉपर एनओसी फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर वो नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन इन द सेंस आपका जॉइनिंग नहीं होगा। सिलेक्शन तो हो सकता है, उस मेरिट पैनल में आपका नाम भी आ सकता है, लेकिन आपका जॉइनिंग नहीं होगा, इट विल बी डिनाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो प्रॉपर इंटीमेशन उनको इन्फॉर्म करके फॉर्म फिल कीजिए, और वहाँ से प्रॉपर एनओसी लेके फिर फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो आपका क्या है, पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ है, एस टी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू सी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई वन सेकंड फॉर यूर पोस्ट। इसमें क्या है, ये लिखा है कि जो एस सी एस टी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट है, और वो अगर यूआर का कट ऑफ क्लियर करते हैं, यूआर में सिलेक्शन पाते हैं, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, वो यूआर कैटेगरी में ही होगा। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो है वो मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए। ये पता है सबको, बट फिर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। बिलो 40% जो डिसेबिलिटी है उनको ये ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं। अगर आप सिलेक्ट भी होगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, यू विल बी डिनाइड। ये ध्यान रखना, मिनिमम 40% सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। ठीक, अगर एक सर्विसमैन हो उसका भी प्रॉपर एनओसी या उसका प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। फिर हाउ टू अप्लाई, ये जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। shar.gov.in, इसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आगे का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके फॉर्म भरना है। बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये चलेगा कब तक, ये चलेगा 14/11/2025 शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। तो जो एक्सपीरियंस इनको भरना चाहते हो, मुझे लगता है कि अगर अगर यू आर फिट फॉर दी यू आर फिट एज़ पर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। आप कोई भी टेक्नीशियन भी, नर्स भी, LVDA, कुक, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ऐसी कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना फॉर्म फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। मुझे लगता है कि इतना लेंथी वीडियो ठीक है, अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इतना तो ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई डाउट होता है कोई भी पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसका आंसर करूँगा, ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।